एनएसए अजीत डोभाल ने चेन्नई आईआईटी मद्रास के 62वें दीक्षांत समारोह के संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विदेशी मीडिया द्वारा भ्रामक रिपोर्टिंग का आरोप लगाया। डोभाल का आरोप है, विदेशी मीडिया ने दावा किया कि पाकिस्तान ने भारत को नुकसान पहुंचाया, लेकिन ऐसी कोई तस्वीर नहीं है जो भारत में किसी नुकसान को दिखाए, न एक टूटी हुई खिड़की न ही कोई ढांचा। जबकि हकीकत यह है कि 13 पाकिस्तानी एयरबेस जैसे सरगोधा, रहीम यार खान, चकलाला की सैटेलाइट इमेजेस में भारतीय हमले से हुए नुकसान साफ दिखाई देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में 9 से 10 मई की रात भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी एयरबेस और चीनी सहायता प्राप्त एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। लगभग 15 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी गईं। ऑपरेशन की कुल अवधि सिर्फ 23 मिनट। 9 आतंकी ठिकानों को सटीकता से निशाना बनाया गया। सभी पाकिस्तान के अंदर गहराई में थे, सीमावर्ती क्षेत्र नहीं थे। ऑपरेशन में ब्रह्मोस मिसाइल, स्वदेशी राडार, एयर कमांड सिस्टम आदि का उपयोग हुआ। अजीत डोभाल ने कहा कि देश को और अधिक स्वदेशी रक्षा तकनीक विकसित करनी चाहिए। डोभाल ने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक गेम चेंजर है, भारत को इसे विकास का केंद्र बनाना चाहिए। यह ऑपरेशन पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में किया गया था। पाकिस्तान द्वारा जवाबी कार्रवाई के बाद भारतीय बलों ने पाकिस्तान के एयरबेसों को गंभीर नुकसान पहुंचाया। बाद में दोनों देशों के डीजीएमओ ने संघर्ष विराम पर सहमति जताई। यह भाषण विदेशी मीडिया की दोहरी मानसिकता पर तीखा प्रहार और भारत की रणनीतिक क्षमताओं का स्पष्ट प्रदर्शन था। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने चीन को करारा जवाब देते हुए कहा है कि भारत का अरुणाचल प्रदेश राज्य चीन नहीं बल्कि तिब्बत से सीमा साझा करता है। उन्होंने यह बात एक इंटरव्यू के दौरान कही, जब उनसे पूछा गया कि राज्य की 1200 किलोमीटर लंबी सीमा चीन से लगती है। उन्होंने कहा, आपकी गलती सुधार दूं, हम चीन नहीं तिब्बत के साथ सीमा साझा करते हैं। खांडू ने बताया कि ऐतिहासिक रूप में भारत की सीमा तिब्बत से लगती थी, न कि चीन से। उन्होंने स्वीकार किया कि 1950 में चीन ने तिब्बत पर जबरन कब्जा किया। यह सच्चाई है जिसे नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने जोर दिया कि तिब्बत आज भले ही चीन के अधीन हो, लेकिन भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से अरुणाचल की सीमाएं तिब्बत से जुड़ी हैं। अरुणाचल प्रदेश की सीमा का विवरण इस प्रकार है: तिब्बत के साथ लगभग 1200 किलोमीटर, भूटान के साथ लगभग 150 किलोमीटर और म्यांमार के साथ लगभग 550 किलोमीटर। 1914 के शिमला समझौते में ब्रिटिश, भारत, तिब्बत और चीन के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। 1950 में चीनी सेना ने तिब्बत पर हमला किया और 1951 में एक तरफा समझौते से तिब्बत को अपने अधीन कर लिया। दलाई लामा ने इस कब्जे को जबरन थोपा हुआ समझौता कहा। पेमा खांडू ने कहा कि अगले दलाई लामा के चयन में चीन की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह निर्णय गादेन फोड्रंग संस्था और तिब्बती बौद्ध परंपराओं के अनुसार लिया जाता है, न कि किसी सरकार के निर्देश पर। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार से सवाल किया गया कि क्या वे सिद्धारमैया की जगह मुख्यमंत्री बनेंगे। शिवकुमार का जवाब यह था, इस सवाल का जवाब पहले ही दिया जा चुका है। सिद्धारमैया और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला साफ कर चुके हैं। बार बार एक ही बात पूछना और बोलना ठीक नहीं। कुछ लोगों की अपनी आकांक्षाएं होती हैं, लेकिन इस समय इस पर कोई टिप्पणी करना जरूरी नहीं। हाल ही में सिद्धारमैया दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेताओं से मिले थे। इसके बाद अटकलें तेज हो गई कि नेतृत्व में परिवर्तन हो सकता है। सिद्धारमैया ने सफाई देते हुए कहा, मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस हाईकमान से कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने मीडिया पर भी निशाना साधा और कहा कि यह सब मीडिया द्वारा फैलाई जा रही अटकलें हैं। रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि विधायकों से मुलाकात का उद्देश्य सीएम बदलना नहीं था। फिलहाल कांग्रेस नेतृत्व और खुद डीके शिवकुमार ने साफ कर दिया है कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई बदलाव नहीं हो रहा है। मीडिया में चल रही चर्चाएं निराधार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चुनाव आयोग ईसीआई को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर यानी वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण की इजाजत दी है। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि यह फैसला विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए बड़ा झटका है। उन्होंने आरोप लगाया विपक्ष ऐसे लोगों के सहारे राजनीति करना चाहता है जिनके पास संवैधानिक रूप से वोट देने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इस प्रकार है, कोर्ट ने एसआईआर पर रोक नहीं लगाई, लेकिन ईसीआई को सलाह दी कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आई कार्ड जैसे दस्तावेजों को पहचान के लिए मान्य माना जाए। यदि चुनाव आयोग इन दस्तावेजों को स्वीकार नहीं करता है तो उसे कारण बताना होगा। विपक्ष की आपत्ति यह है कि इंडिया गठबंधन ने इस प्रक्रिया को बैकडोर एनआरसी बताया है और आरोप लगाया है कि गरीब और ग्रामीण मतदाताओं को इससे बाहर किया जा रहा है। राहुल गांधी ने पटना में बिहार बंद रैली में कहा कि महाराष्ट्र जैसी चुनावी धांधली बिहार में भी दोहराई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को करेगा। चुनाव आयोग को 1 हफ्ते में जवाब दाखिल करना है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ईसीआई को बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण जारी करने की अनुमति दी है, जिससे बीजेपी को बढ़त और विपक्ष को झटका माना जा रहा है। वहीं अदालत ने यह भी कहा है कि दस्तावेजों की स्वीकृति में पारदर्शिता होनी चाहिए। 11 जुलाई को रिलीज होने जा रही विवादास्पद फिल्म उदयपुर फाइल्स कन्हैयालाल मर्डर केस को अब दर्शक सिनेमाघरों में नहीं देख पाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगा दी है।
दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि याचिकाकर्ता जमीयत उलेमा ए हिंद को फिल्म पर आपत्ति जताने के लिए सिनेमा नियमन कानून की धारा 6 के तहत केंद्र सरकार के पास आवेदन करना चाहिए। कोर्ट ने कहा सरकार के पास अधिकार है कि वह धारा 6 के अंतर्गत फिल्म की रिलीज पर रोक लगा सकती है। जब तक सरकार कोई निर्णय नहीं लेती फिल्म रिलीज नहीं होगा। याचिकाकर्ता को 2 दिन में सरकार के पास अपनी अर्जी दाखिल करने को कहा गया है और सरकार को 1 सप्ताह में फैसला सुनाने का निर्देश दिया गया है। फिल्म को सर्टिफिकेट देने वाली CBFC सेंसर बोर्ड की ओर से ASG चेतन शर्मा ने अदालत को बताया कि यह फिल्म किसी खास समुदाय को निशाना नहीं बनाती बल्कि एक आपराधिक घटना पर आधारित है। देवबंद, नुपुर शर्मा और ज्ञानव्यापी जैसे विवादित संदर्भ हटा दिए गए हैं। फिल्म में यह संदेश भी है कि सभी धर्मों के लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए। निर्माता के वकील ने यह दलील दी, मेरे पास इस केस की NIA चार्जशीट है जो फिल्म की इस कहानी को समर्थन देती है, लेकिन हाईकोर्ट ने साफ कहा कि जांच के दौरान एकत्र की गई जानकारी को आधार बनाकर फिल्म की कहानी को वैध नहीं ठहराया जा सकता। फिल्म के लिए 1800 थिएटर बुक किए जा चुके थे। अब तक 1 लाख से ज्यादा टिकटें बिक चुकी थीं, लेकिन अब रिलीज रुक गई है, जिससे डिस्ट्रीब्यूटर्स और दर्शकों को झटका लगा है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि फिल्म में मुस्लिम समुदाय को नकारात्मक रूप में दिखाया गया है, जिससे सांप्रदायिक तनाव भड़क सकता है। उदयपुर फाइल्स एक संवेदनशील और विवादित विषय पर बनी फिल्म है। कोर्ट ने फिलहाल इसकी रिलीज पर रोक लगा दी है और केंद्र सरकार को अंतिम निर्णय लेने को कहा है। अब आगे की कहानी सरकार के फैसले पर टिकी है। बेंगलुरु की गलियों में अब भूखे पेट नहीं भटकेंगे कुत्ते, चिकन राइस से होगी रोजाना दावत। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आवारा कुत्तों के लिए एक अनोखी योजना की शुरुआत की गई है। बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका BBMP ने कुक्कड़ प्रीति भोज नामक एक योजना लॉन्च की है, जिसके तहत शहर के 5000 स्ट्रीट डॉग्स को प्रतिदिन 367 ग्राम पोषक चिकन राइस का खाना परोसा जाएगा। इंसानों को भले राशन देर से मिले, पर बेंगलुरु के कुत्ते अब खाएंगे हर दिन चिकन राइस। इस योजना के लिए अनुमानित सालाना खर्च 2.88 करोड़ रुपए होगा। BBMP ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सिर्फ भोजन उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि नागरिकों को आवारा जानवरों की देखभाल में भागीदार भी बनाना है। हर कुत्ते पर प्रतिदिन लगभग 22 रुपए खर्च किए जाएंगे। योजना को जन भागीदारी अभियान के तौर पर पेश किया गया है। शुरुआत में 4000 कुत्तों को भोजन देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे बाद में बढ़ाकर 5000 किया जाएगा। पूरे शहर को 8 जोन में बांटा गया है, जिसमें यलहंका, बोमनहल्ली, महादेवपुरा, RR नगर, साउथ वेस्ट, ईस्ट और दासारली शामिल है। योजना के लिए केवल उन्हीं कैटरिंग सर्विस को ठेका मिलेगा जो FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण से पंजीकृत है। इस योजना को लेकर कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदम्बरम ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सवाल उठाया, क्या यह सही है? कुत्तों की जगह सड़क पर नहीं बल्कि शेल्टर में होनी चाहिए। उन्हें वैक्सीनेट और नसबंदी कर शेल्टर में रखा जाए। उन्हें खुले में घूमने देना स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। चिदम्बरम ने यह भी कहा कि भारत में 6.2 करोड़ से अधिक आवारा कुत्ते हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। साथ ही उन्होंने यह भी याद दिलाया कि दुनिया भर में रेबीज से होने वाली 36% मौतें भारत में होती हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय टास्क फोर्स बनाने का सुझाव भी दिया है, जो वैज्ञानिक और मानवीय दृष्टिकोण से इस समस्या का स्थायी हल तलाशे और स्थानीय निकायों के साथ मिलकर काम करे। BBMP फिलहाल इस योजना का 1 साल का अनुबंध कर रही है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर 1 और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। कुक्कड़ प्रीति भोज एक नई सोच के साथ आई है। न केवल कुत्तों के लिए भोजन की व्यवस्था है, बल्कि समाज में सामूहिक दायित्व की भावना को भी जगाने का यह प्रयास है। हालांकि इससे सामाजिक और स्वास्थ्य पहलुओं पर सवाल उठ रहे हैं, जो इस योजना को एक सार्वजनिक विमर्श का विषय भी बना रहे हैं। यह योजना हमें पशु कल्याण के प्रति हमारी जिम्मेदारी का एहसास कराती है। जानवर भी समाज का हिस्सा है और उन्हें भूखा छोड़ना अमानवीय है। नियमित और पौष्टिक भोजन मिलने से आवारा कुत्तों का स्वास्थ्य बेहतर होगा, जिससे उनमें आक्रामकता की कमी हो जाएगी। BBMP ने इसे केवल सरकारी योजना न बनाकर एक जन भागीदारी अभियान के रूप में प्रस्तुत किया है, जिससे आम जनता में जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना बढ़ती है। जब कुत्तों को उचित भोजन मिलेगा तो वे कचरों के ढेरों में खाना ढूंढने से बचेंगे, जिससे शहर की स्वच्छता में सुधार हो सकता है। इसके विपक्ष में भी कुछ तर्क सामने आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि कुत्तों को सड़क पर खुले में खाना खिलाने से वे उस स्थान पर इकट्ठे हो सकते हैं जो ट्रैफिक और राहगीरों के लिए खतरा बन सकता है। भोजन देना एक तात्कालिक समाधान हो सकता है, लेकिन आवारा कुत्तों की असली समस्या है उनकी जनसंख्या वृद्धि। नसबंदी और टीकाकरण अधिक प्रभावी और स्थायी उपाय हैं। एक ऐसे समय में जब मानव समाज के कुछ वर्ग शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्या जानवरों पर करोड़ों खर्च करना उचित है? जैसा कि सांसद कीर्ति चिदम्बरम ने उल्लेख किया, देश में रेबीज से हर साल हजारों मौतें होती हैं। जब तक एक राष्ट्रीय नीति के तहत स्थायी समाधान नहीं आता, तब तक ऐसी योजनाएं अस्थायी और बिखरी हुई रहेंगी।
कुकर प्रीति भोज योजना एक नई सोच और संवेदनशील प्रशासन का परिचायक है। यह हमें सिखाती है कि समाज के हर जीव की देखभाल हमारी साझा जिम्मेदारी है, लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि योजनाएं समग्र, दीर्घकालिक और संतुलित हो। केवल भोजन देना पर्याप्त नहीं, जनसंख्या नियंत्रण, टीकाकरण और शेल्टर व्यवस्था जैसे कदमों को प्राथमिकता देनी होगी। इसीलिए जरूरत है एक राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित नीति की जो पशु कल्याण, सार्वजनिक सुरक्षा और संसाधन उपयोग के बीच संतुलन बना सके। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने शुक्रवार को ऐलान किया कि उनकी कंपनी अहमदाबाद और मुंबई से हेल्थ केयर टेम्पल्स यानी AI प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थान की शुरुआत करेगी। ये 1000 बेड के इंटीग्रेटेड हेल्थ कैंपस होंगे जो आधुनिक तकनीक, विशेषकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सुसज्जित होंगे। मायो क्लिनिक इन अस्पतालों की डिजाइन और स्टैंडर्ड्स में मार्गदर्शन कर रहा है। अडानी ग्रुप अगले 5 वर्षों में लगभग $100 अरब का पूंजी निवेश करेगा, जिसे भारत के भविष्य में एक मजबूत कदम बताया गया है। गुरुग्राम के सेक्टर 57 में रहने वाली 25 वर्षीय राष्ट्रीय स्तर की टेनिस खिलाड़ी और कोच राधिका यादव की उसके पिता दीपक यादव ने गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस के अनुसार राधिका अपनी टेनिस अकादमी चलाती थी, जिससे उसके पिता दीपक यादव नाराज थे। उन्होंने कई बार उसे अकादमी बंद करने के लिए कहा। पुलिस ने दीपक यादव को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसने अपराध कबूल कर लिया है। उन्होंने बताया कि लोग उस पर बेटी की कमाई पर निर्भर होने के ताने मारते थे, जिससे वह मानसिक तनाव में था। लाइसेंसी रिवॉल्वर से 3 गोलियां चलाई गई, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस एक म्यूजिक वीडियो की भी जांच कर रही है, जिसमें राधिका ने भाग लिया था। सूत्रों के अनुसार पिता ने उसे वीडियो सोशल मीडिया से हटाने के लिए कहा था। गिरफ्तारी के बाद दीपक यादव को गुरुग्राम की अदालत में पेश किया गया। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। यह मामला समाज में महिला स्वतंत्रता और पितृसत्तात्मक सोच के टकराव को उजागर करता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 9 यात्रियों को अगवा करके हत्या कर दी गई। इलाके में दहशत है। शव सुनसान इलाके में मिले, जिन पर गोलियों के कई निशान थे। अभी तक किसी आतंकवादी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। बलूच विद्रोही पहले भी ऐसी घटनाओं में शामिल रहे हैं। इनका पाकिस्तान से आजादी के साथ साथ चीनी परियोजनाओं CPEC का भी विरोध है। बलूचों का आरोप यह है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर उनके प्राकृतिक संसाधनों जैसे गैस, कोयला, तांबा आदि की लूट कर रहे हैं और उन्हें शोषित कर रहे हैं। आइए दोस्तों, चले आगामी हॉलीवुड फिल्म सुपरमैन के ट्रेलर और झलक पर एक नजर डाल लें। ये 2 मिनट 16 सेकंड का लंबा फाइनल ट्रेलर है, जिसमें सुपरमैन, डेविड, कोरेंसवेट की इमोशन और अक्षण दोनों का धमाका दिखाया गया है। ये 11 जुलाई 2025 को थिएटर्स में रिलीज होगा। ट्रेलर्स में सबसे चर्चित हिस्सा उसकी टपोरी हिंदी डबिंग है, खासकर उस सीन में जहां विलेन सुपरमैन को नीलू बुलाता है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। सरकारी आलोचना और पब्लिक ट्रायल्स भी दिखाए गए हैं। सुपरमैन पर सवाल उठते हैं और वो जवाब देता है कि उसने बड़ी लड़ाई रोकी थी। ट्रेलर की मुख्य बातें इस प्रकार है: क्लार्क केंट की दोहरी पहचान, लोइस लेन के साथ उसका रिश्ता और क्रिप्टो, सुपर ड्रग की एंट्री भी देखने को मिलती है। कई विलेन्स का जिक्र है। लेक्स लूथर, इंजीनियर और हैमर ऑफ बोरेविया जैसे नए खलनायक भी ट्रेलर में शामिल हैं, क्योंकि डार्क लेकिन आशावाद से भरपूर नए DC परिदृश्य का झलक देते हैं। ट्रेलर की भरपूर एक्शन, फीमी मोशन पत्रकार डायलॉग और हिंदी में ट्रबोरी ट्विस्ट इसे खास बना देते हैं। इसमें हिंदी कॉमेडी टच भी है, जैसे कि ये नीलू वाला डायलॉग ट्रेलर को लोक मनोरंजन की ओर झुकाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें और इमोशनल का सही संतुलन है। कनेक्शन बनाने का तरीका भी खास है। सुर्खियां बन रही है क्योंकि डियर ट्रेलर सिर्फ दृश्य प्रभाव नहीं बल्कि भावनात्मक सिनेमा भी बनाना जानता है। फिल्म का परिचय इस प्रकार है। निर्माता, लेखक, निर्देशक जेम्स गन है। डेविड कोरेंसवेथ क्लार्क केंट बने हुए हैं, जो कि सुपरमैन के रूप में है। रेचल ब्रॉसनान लुइस लेन बने हैं। निकोलस हॉल्ट लेक्स लूथर है। अब कहानी संक्षेप में। फिल्म किसी पारंपरिक ओरिजिनल स्टोरी से शुरू नहीं होती। दर्शकों को एक संक्षिप्त मोन्टाज के जरिए क्रिप्टन के विनाश और क्लार्क के कंसास में पाले जाने की कहानी का ओवरव्यू मिलता है। क्लार्क पहले से ही सुपरमैन की भूमिका में है। लगभग 3 वर्षों से मेट्रोपोलिस की रक्षा कर रहा है। उसकी पहचान लोइस लेन को पता है। सुपरमैन पहली बार सार्वजनिक रूप से हार जाता है, वो बोरेविया जरहानपुर सीमा विवाद में हस्तक्षेप करता है, लेकिन लेक्स लूथर द्वारा नियंत्रित हथियार हैमर ऑफ बोरेविया से पराजित हो जाता है। उसकी हार और मीडिया खबरबाजी इस परिप्रेक्ष्य को जन्म देती है कि शायद सुपरमैन अपनी सीमाओं से आगे निकल गया है। फिल्म का मुख्य आकर्षण सुपरमैन की 3 जंगें हैं। पहला लेक्स लूथर के साथ बुद्धि और शक्ति का द्वंद्व, दूसरा स्वयं के साथ क्रिप्टोनियन विरासत के साथ मानव मूल्य का जंग, और जनता के साथ मीडिया द्वारा उसकी छवि पर हमला। सुपरमैन लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो जाता है और फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड पहुंचता है। वहां उसके हक में क्रिप्टो यानी सुपर डॉग त्वरित उपचार में उसकी मदद करता है। सोलर हीलिंग रोबोट्स की सहायता से क्लार्क वापस लड़ने को तैयार होता है। क्लार्क लेक्स की योजनाओं को रोकने के लिए मिस्टर टेरिफिक ग्रीन लैंटर्न, हॉगरी और मेटामोफो के साथ मिलकर एक टीम बनाता है। वे अधिकांश खलनायकों जैसे दी इंजीनियर, एंजेला स्पीका और एक काइजू जैसी धमकी का सामना करते हैं।
टीम के भीतर संवाद और रिश्ते भी फिल्म का एक अहम हिस्सा है। लेक्स लूथर की साजिश इस प्रकार है। लेक्स लूथर एक खतरनाक टेक अरबती है जो सुपरमैन की छवि को मिटाने की नाकाम कोशिश करता है। वह दुनिया को विभाजित करने वाली योजनाओं को अंजाम देता है, मीडिया और राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल करता है और सार्वजनिक अविश्वास बन पाता है। साथ ही वो बोरिविया हथियार और अंतरराष्ट्रीय नीतियों से दुनिया में डर फैलाता है। फिल्म का ग्रैंड फिनाले फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड पर हमला है, जिसमें सुपरमैन और उसके टीम के बीच दृश्यात्मक रूप से शानदार CGI लड़ाई होती है। इस दौरान क्लार्क अपनी मूल पहचान से जुड़ने की अदम्य इच्छा और मानवीय संबंधों का सम्मान बनाए रखता है। अंततः वो लेक्स को हराता है, लेकिन लड़ाई सिर्फ शक्ति की नहीं, उम्मीद और नैतिकता की जीत होती है। दो दुनिया का संघर्ष, क्रिप्टन की विरासत और कंसास का मानवता भरा जीवन। क्लार्क के दिलो दिमाग में जो जंग चलती है, यही फिल्म की मुख्य विषय और भावनाएं हैं। अगर आपको हमारा रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।